आउटग्रोथ बढ़ती जा रही है। ओके सर। और सर इसी के जैसा क्वेश्चन था एक और। हाँ बोलो। यस। सर ये था, व्हाट वुड यू कॉल द पेरेन्काइमा cells that are made to divide under controlled laboratory condition during plant tissue culture? तो वो तो कैलस ही क्या रहेगा, बिकॉज जब आप कुछ भी बनाते हो तो टिश्यू कल्चर में तो सेल का नाम एक ही है, कैलस, और उसमें आप पैरेन्काइमा को ही डी डिफरेंशिएट करके कैलस बनाते हो। टिश्यू कल्चर, कंट्रोल कंडीशन, सबके लिए आंसर कैलस ही करना है। ओके सर। सर हाँ बेटा सर एक क्वेश्चन ये बताइए, अगर बोलो। ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू द अदर ऑर्गन इज नोन एज। ड्यूरिंग मॉडिफिकेशन, ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज। रीजनरेशन के टाइम पे अगर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में मॉडिफाई हो रहा है तो वो डिफरेंशिएशन ही कहलाएगा। नहीं सर, ऑप्शन है एपीमॉर्फोसिस होगा कि मॉर्फोलेक्सिस होगा। ये वाले काम तो आप अलग तरीके से पढ़ते हो, मतलब ये तो आपको जूलॉजी में जो ऑर्गन डिफरेंशिएशन है वो देखने पड़ेंगे। जैसे टैडपोल के केस में होता है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में चेंज होता है, और उस केस में आई थिंक सो कि एपीमॉर्फोसिस होगा, बट नॉट श्योर। जूलॉजी वाले सर से पूछना है एक बार, वो बता देंगे आपको, क्योंकि ये दोनों टर्म आपको वही पढ़ाए जाते हैं। ओके सर। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन एनिमल्स, उसमें एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलेक्सिस आते हैं। सर माइक लगा लीजिए। अच्छा माइक नहीं लगा हुआ मैंने, ओके हाँ माइक नहीं लगा सर हुआ है। हाँ बेटा। सर शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस से क्या मतलब है? ग्रेट ग्रेट सिंगेमी, सिंक्रोनी। सिंक्रोनाइज का मतलब बताया था ना मैंने। सिंक्रोनाइज जैसे आपको वही फ्रूटिंग एंड उसमें फ्लावरिंग में पढ़ाया था। सिंक्रोनाइज का मतलब है एक साथ होना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सिंक्रोनाइज का मतलब है एक साथ होना। सर ये लाइन थोड़ी क्लियर करना। कौन सी लाइन है? Organisms exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes. हाँ तो अगर सिंक्रोनी का मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, फॉर एग्जांपल फ्रॉग कंसीडर कर लीजिए, तो सेक्सेस जो है वो उस चीज को गवर्न करते हैं। मतलब जिस टाइम पे मेल ये काम करेगा एट द सेम टाइम फीमेल को भी ये करना है, यही सिंक्रोनाइजेशन है। कि अगर मेल फ्रॉग ने, मान लीजिए फीमेल फ्रॉग ने जेली में एग रिलीज किए, तो इमीडिएटली एट द सेम टाइम मेल फ्रॉग जो है उस पर स्पर्म रिलीज करेगा। अगर बाद में करेगा तो फिर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इंटरनल के केस में ऐसा नहीं है। लाइक ह्यूमन बॉडी ही ले लीजिए, तो स्पर्म की एंट्री का कोई टाइम नहीं है। एग अवेलेबल हुआ तो फर्टिलाइज हो जाएगा, नहीं अवेलेबल हुआ तो नहीं फर्टिलाइज होगा। लेकिन जहां जहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वहां वहां ये चीज प्रिफर्ड है कि दोनों सेक्सेस जो है वो सिंक्रोनाइज्ड मैनर में उसको कंप्लीट करें। ओके सर। सर हाँ अभी आपके पास टेलीग्राम अवेलेबल है? हाँ है, भेजो। सर मैंने एक पिक भेजी है, वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वो बता दो एक बार। सर अब आप क्वेश्चन के रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? आप लोगों ने भेजे हैं क्या मुझे क्वेश्चंस? सर मेरे कितने क्वेश्चंस पेंडिंग पड़े हुए हैं। भावना, मेरे पास ना दो इसको कॉल मत हो गए। बताया करो सर। अच्छा क्यों भाई? अच्छा चलो पहले प्रियंका का ये सॉल्व कर दो। इसमें क्या डाउट है बेटा? ये तो लीफ वाला डायग्राम था, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन किया। सर हाँ सर बोलो। इसमें दोनों में सेम ही तो हो रहा है, जो वो दोनों ग्रोथ हो रही है सेम ही तो हो रही है 5 सेंटीमीटर की, तो कैसे एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव ग्रोथ जो थी उसमें कैसे देखेंगे डायग्राम से? अच्छा इसमें 5 से 10 दिखा रखा है। हाँ ये तो दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे। 0 to 5 होना चाहिए। ये सर 0 कंफ्यूजन हो to रहा था इसमें थोड़ा। हाँ 0 to 5 होगा पहले वाले में, तो एब्सोल्यूट है, और 50 से 55 है तो वो रिलेटिव है ना? और रही बात यस सर भावना ठीक। की, बस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ज्यादा होंगे तो बाद में बता दूंगा। सर ज्यादा ही है, आप बाद में ही बता देना। रहने दो सर, रहने दो। अच्छा सर सबसे रीजंस पहले भी मैं पूछने होते हैं इसलिए भेज देते हैं। मार्च 16 को मैंने आपको रिप्लाई किया था, उसके बाद आपने कुछ लाइंस भेजी हैं मुझे। ठीक है बेटा, रिप्लाई करता हूँ मैं। बाकी तो ये क्वेश्चन तो मैंने कराए थे। इंक्रीज ग्रोथ रेट अगर आता है तो एफिशिएंसी इंडेक्स बताया था ना आपको, स्मॉल आर जो है वो एफिशिएंसी इंडेक्स कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 113 भावना है तो एनसीईआरटी का ही है। फिर 103 में आपने पूछा है परमानेंट क्वालिटेटिव चेंज इन द स्ट्रक्चर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेल्स टिश्यू। परमानेंट अगर चेंज होगा तो उसको फिर आप डेवलपमेंट में काउंट करते हैं, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंस ये तीनों काउंट करेंगे, ऑल ऑफ द अबव आएगा। ग्रोथ भी परमानेंट होती है, डिफरेंशिएशन भी परमानेंट होता है और डेवलपमेंट भी परमानेंट होता है, और तीनों में केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, टिश्यू, सेल, ऑर्गन, बॉडी सब चेंज हो जाएगा इन द क्वालिटेटिव मैनर। और उसके बाद दिया है चेंज इन द फॉर्म एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज टर्म्ड एज। अगर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या फॉर्म चेंज हो रही है तो उसको आप बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी अगर चेंज हो रही है तो इसका आंसर आई थिंक डेवलपमेंट आएगा, बी। तो आपके 3 क्वेश्चंस तो ये हो गए। और इससे पहले ओपनशिया में लिखा था इन नाइट द आरक्यू विल बी। ओपनशिया का केस आपको या कैम प्लांट से लेना है। ओपनशिया एक कैम प्लांट है, आपको फोटोसिंथेसिस में करा रखा है, और कैम प्लांट में नाइट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आती तो है, ऑक्सीजन बाहर नहीं जाती, तो O की वैल्यू 0 हो जाएगी और CO2 जितनी भी आ रही हो अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन इसमें इनफाइनाइट ऑप्शन नहीं दिया है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन मैलिक एसिड वाला ट्रीट करिए। मैलिक एसिड वाला ट्रीट करोगे कि ओपनशिया में मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है और उसमें आरक्यू 1 से ज्यादा आती है तो मोर देन 1 आंसर हो जाएगा, है ना। तो मोर देन 1 दिया ही हुआ है, सी, या तो इनफाइनाइट आता है या फिर सी आता है। इससे पहले आपने एनसीईआरटी की एक लाइन दी हुई है कि एनी डेविएशन फ्रॉम दिस, और मुझे ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा, डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल, environmental signals such as light and growth also affect certain phase and stage of growth। तो वहां पे जो भी ग्रोथ के लिए लिखा हुआ है तो हमने आपको कराया था कि ये ग्रोथ आप सीड जर्मिनेशन के मान के चलोगे कि सीड जर्मिनेशन के लिए बेसिकली लाइट एंड जो भी था ग्रेविटी, है ना, एनवायरमेंटल सिग्नल, ये कुछ फेजेस को गवर्न करते हैं, लाइक रूटिंग होनी है, शूटिंग होनी है, इस तरीके से। और उससे पहले तो मुझे लगता नहीं कि एनी डेविएशन था, वो तो टेम्परेचर के लिए दिया हुआ था, टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे तो फिजियोलॉजी इफेक्ट हो जाएगी, है ना। उससे पहले तो बता दिए थे ना मैंने, उससे पहले के 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, यस सर। है ना। ठीक है, 3 ही क्वेश्चंस तो थे, है ना। आप सर मैंने एक चैट में क्वेश्चन लिखा है, उसको बताइएगा। अमरनाथ, जी सर। आपने कौन सा भेजा था मुझे, 1 मिनट। नहीं सर, चैट में अभी लिखा हूँ, चैट में देखिए। राइट में लिखा हुआ है, ओके ओके सर। ये बताइएगा, कैरेट इज माइक्रो प्रोपगेटेड थ्रू, ओके। अब इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, देखो माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर के लिए आपको कोई भी लिविंग सेल चाहिए। अब ऑप्शंस आप मुझे बताओ तो मैं उसके हिसाब से आंसर कर सकूं। एम्ब्रियो है, उसके बाद से कैलस है, असूट कल्चर है, एम्ब्रियोइड है। ओके, माइक्रो प्रोपगेटेड है तो ऐसे तो फिर कैलस से भी आप कर सकते हो, टिश्यू कल्चर से भी कर सकते हो, एम्ब्रियोइड भी दे रखा है। यस सर। अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब ये इन इकोनॉमिक मैनर बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर में कैसे इसको कैलकुलेट, कैसे इसको माइक्रो प्रोपगेट करते हैं। कैरेट में आई थिंक शायद एम्ब्रियो कल्चर तो नहीं है, कैरेट के सीड में शायद कैलस कल्चर ही होगा, शायद, नॉट श्योर। कैलस दिया है सर ऑप्शन में। हाँ, तो कैलस दिया हुआ है तो कैलस हो सकता है, बट नॉट 9, मतलब 100% श्योर नहीं हूँ, एक बार देखना पड़ेगा आपको। ओके सर। सर पिस्टिया में वेजिटेटिव यूनिट क्या है? किस पिस्टिया की वेजिटेटिव यूनिट? यस सर। तो पिस्टिया में तो आइकॉर्निया पिस्टिया में तो आपको ऑफसेट पढ़ाया था मैंने, ऑफसेट। बस ऑफसेट आंसर हो जाएगा। वेजिटेटिव यूनिट मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया, तो आइकॉर्निया पिस्टिया में तो आपने पढ़ा ही था कि उस केस में तो आपको बस याद रखना है कि आइकॉर्निया पिस्टिया में क्या होगा। उस केस में तो सिर्फ आपको ऑफसेट कंसीडर करना है ना। और कुछ? सर इंटरफ्लावरिंग पीरियड बताना। इंटरफ्लावरिंग पीरियड का मतलब है 2 फ्लावरिंग स्टेज के बीच का पीरियड। मतलब अब जैसे मान लीजिए मैंगो है, तो मैंगो में समर में फ्लावरिंग होती है, तो एक समर के बाद जब अगले साल समर आएगा, समर 22 के बाद समर 23 में जब आएगा, तो जो बीच का टाइम पीरियड है वो इंटर फ्लावरिंग पीरियड कहलाएगा। जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग एट रेगुलर इंटरवल है तो उसमें इंटर फ्लावरिंग पीरियड हो जाएगा। पेरिनियल होना चाहिए और फ्लावरिंग एट रेगुलर इंटरवल हो, तो जो रेगुलर इंटरवल है वही इंटर फ्लावरिंग पीरियड होगा। ठीक है, यस सर। सो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम डायरेक्टली केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। बोलो बेटा भावना। सर अनियन में
अनियन में क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में 16 ही होता है ना? अगर याद करने के हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता 16 है या नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि मियोसाइट है तो उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हिसाब से देख लो। अनियन का जीनोम तो चेक करना पड़ेगा कितना दे हाँ रखा है सर, ये हमारी बुक में तो गैमीट में 8 दे रखा है, तो मियोसाइट। तो सब फिर तो बट डबल कर दो, अगर गैमीट में 8 दे रखा है तो मियोसाइट में 2n यानी कि 16 हो लेकिन जाएगा। क्वेश्चंस में 32 है, 2-3 क्वेश्चंस में। ऐसा तो नहीं, अगर अनियन में 8 दे रखा है तो फिर वो 16 ही आएगा, क्योंकि वो तो 2n 16 ही दिया है सर, उसमें गलत दे दिया वो अनियन का अनिल वाले मियोसाइट ने। 32 ही तो होगा, उसका गैमेट दिया हुआ है 16। तो वो 2n होगा ना, 8 2 जा 16। अगर अरे गैमीट गैमेट दिया हुआ है 16 तो उसको 2n करेगी ना, मियोसाइट तो 32 हो जाएगा। गैमीट मेरी 8 बुक दिया है। 8 दिया है मेरे में तो। अनियन बोल रही है ना? हाँ। हाँ एक अनिल देखते में। हैं अभी, रुक। चलो देख लो, एनसीईआरटी में जो भी n नंबर दिया होगा उसका 2n करना है आपको। अब उसमें जो एनसीईआरटी ने दे रखा है आपको वही फॉलो करना है, बाकी बुक्स क्या कहती हैं छोड़ दीजिए। अगर 8 दे रखा है तो 16 हो जाएगा, अगर 16 दे रखा है तो 32 हो जाएगा। सर प्रियंका की बुक में 16 है और मेरी बुक में 18 है। फिर आप नई वाली बुक जिसकी भी हो फॉलो कर लो। नई बुक किसकी है, लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? क्योंकि होता ये है कि जब जो प्लांट्स पॉलीपोलाइट्स होते हैं, मतलब जिनमें मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर उन केस में यही होता है कि हैप्लॉइड नंबर क्या कंसिडर करें, तो इसलिए फिर वो 16 और 32 वाला हिसाब किताब गड़बड़ होगा। बट आपको इन सब में नहीं जाना, अभी तो एनसीईआरटी जो लेटेस्ट दे रखा है वो याद कर लो, है ना। आई थिंक 2019-20 के बाद की एनसीईआरटी जिसकी भी होगी उसमें जो दे रखा होगा वही सही होगा। अब ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आपको पढ़ना है कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और इन जनरल तो वही रहेगा जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेजेस पढ़ी हैं, लाइक प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट कैसे बनेंगे और ट्रांसफर कैसे होंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म आ जाएगा क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं। बीच में फर्टिलाइजेशन एक इवेंट होगा। तो 5 बड़े बड़े हेडिंग तो यही हो गए, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, फिर फर्टिलाइजेशन और फिर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। बीच में 2 चीजें और आएंगी, वन इज कॉल्ड पॉलिनेशन, बिकॉज एंजियोस्पर्म है तो पॉलन का ट्रांसफर करना पड़ेगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। और एक और हेडिंग आएगी, दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। जब पॉलन स्टिग्मा पे आ जाता है, लैंड कर जाता है, तो उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनको सॉल्व करना होगा। अगर वो क्वेश्चन मार्क्स सॉल्व नहीं हुए तो पॉलन जर्मिनेट नहीं करेगा। तो पॉलन का पिस्टल यानी स्टिग्मा के साथ इंटरेक्शन क्या है, ओनली आफ्टर दैट फिर आता है फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। जैसे मॉर्फोलॉजी के टाइम पे था कि हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में रूट स्टेम लीफ छोड़ दीजिए, हमने फ्लावर पढ़ा, फ्लावर के अंदर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम पढ़ा। गाइनीशियम में लास्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा था वो था प्लेसेंटेशन, कि हमने एक ओवरी का सेक्शन कट किया और ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवर प्लेसेंटा देखा, तो प्लेसेंटेशन था। और प्लेसेंटेशन के डायरेक्टली बाद हमने पढ़ा था फ्रूट और सीड। तो जो ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बस ये बीच का चैप्टर है कि प्री फर्टिलाइजेशन जहाँ पे स्टेमन और ओवरी था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेमन से पॉलन रिलीज होके ओवरी में एग को जाके फर्टिलाइज करके सीड बनाएगा, जाइगोट बनेगा, और बाहर से जो है ओवरी वो है फ्रूट में चेंज हो जाएगी। तो चैप्टर की शुरुआत और चैप्टर की जो एंडिंग है वो बिल्कुल वही है जो आपने मार्फो में पढ़ा था। इवन डायग्राम भी एनसीईआरटी ने सेम कर रखी है। बीच में आपको ये डेवलपमेंट कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये पढ़ना है। लास्ट में एक टॉपिक दिया है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, वो जब आएगा हम तब उसको कंसीडर कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक फ्लावर का डायग्राम बना हुआ है। फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, मैंने आपको मार्फो में ही फ्लावर पढ़ा रखा था। फ्लावर में क्या क्या चीजें होती हैं, एक एंथ्रीडियम होता है, एक गाइनीशियम होता है, ये तो आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। कैलिक्स, करोला एक्सेसरी वर्ल कहलाते हैं। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। और नीचे फ्लावर का एक बेस होगा जो स्वेलन है, तो वो थैलेमस या रिसेप्टिकल कहलाएगा। उसके नीचे फ्लावर का एक स्टॉक आएगा जिसे पेडिसिल कहते हैं। तो आप फ्लावर के बारे में ऑलरेडी ब्रीफ अकाउंट पढ़ चुके हैं। हम सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या चेंजेस होने हैं और फीमेल में क्या होंगे। तो मैं अपने हिसाब से अगर हेडिंग लिखूं,
एनसीईआरटी ने जो दी है वो एक अलग बात है। सबसे पहली हेडिंग जो हम पढ़ेंगे वो हमारे हिसाब से क्या आएगा, वो आएगा, सर ऊपर कट रहा है। कट रहा है, यस सर। एक मिनट दो बेटा, इसको भी अरेंज करता हूं मैं, ठीक है। इरेजर यहां से दिखाई देगा, जी सर। ठीक है। तो हमें पहली चीज पढ़नी है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले हम पूरा मेल का कवर करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहली चीज अगर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता कौन सा है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप बोलते हैं, ग्रुप को तो एंड्रोशियम बोलेंगे, अदरवाइज ये क्या है, स्टेमेन है। और स्टेमेन को जिम्नोस्पर्म में आपने क्या लिखा था, माइक्रोस्पोरोफिल। तो यहाँ तो वही मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर आएगा कि एक स्टेमेन में क्या होता है, आपने पढ़ा था 2 एंथर लोब होते हैं और दोनों एक कॉमन फिलामेंट से ज्वाइन होते हैं। तो ये मैंने आपको मॉर्फो में पढ़ाया था, देयर आर 2 एंथर लोब and they are joined over a common filament। ऐसे स्टेमेन को जिसमें 2 एंथर लोब होते हैं आप क्या बोलते हो, इनको बोला जाता है डाइथीकस। 2 चैम्बर है तो ये क्या कहलाएगा, डाइथीकस कहलाएगा, है ना। तो आपको करा रखा है डाइथीकस है। जब आप सेक्शन कट करके देखोगे तो एक चैम्बर के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आएंगी, एक यहां बनेगा इंटरनली, एक यहां बनेगा। तो एक चैम्बर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है तो टोटल कितनी हो गई, ये टोटल 4 हो गई। तो देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है तो इंटरनली ये क्या कहलाएगा, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो मैंने ये सारा मॉर्फोलॉजी में आपको करा रखा है कि नॉर्मली एंथर कैसा होता है, डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट होता है ना। हालांकि मालवेसी फैमिली अगर एक्सेप्शन याद हो तो उसमें मोनोथीकस और फिर बाइस्पोरेंजिएट आएगा, बिकॉज अगर एक ही थीका या चैम्बर होगा तो नंबर ऑफ स्पोरेंजिया 2 आएंगी, अगर 2 है तो 4 और 1 है तो 2। तो मालवेसी में मोनोथीकस था, मॉर्फो में लिखा रखा है, बाकी सब में आपको ये डाइथीकस मिलेगा। अब अगर स्टेमेन की बाकी चीजों पे जाओगे तो मैंने मॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ा रखा है, सिर्फ यहाँ पे रिकॉल करने के लिए बात हो रही है। स्टेमेन तो यूनिट हो गया, स्टेमेन जब अटैच होगा तो अटैच होने में 2 ऑप्शन है, या तो आपस में अटैच होगा तो कोहेशन ऑफ स्टेमेन था, जिसमें आपने मोनो एडल्फी, डाई एडल्फी, पॉली एडल्फी, सिंजिनेशियस, सिनेंड्रस ये सब पढ़े थे कंडीशंस। और स्टेमेन अगर किसी दूसरे पार्ट से अटैच होगा तो वो एडल्फी कहलाती है, जिसमें एपीफिलस, एपीपेटलस और गाइनेंड्रस ये कंडीशन पढ़ाई थी। आपको ये भी बताया था कि स्टेमेन की लेंथ अलग अलग होती है, तो टेट्राडायनेमस एंड डायडायनेमस कंडीशन पढ़ाई थी। ठीक है, तो स्टेमेन्स के बारे में जो मॉर्फोलॉजिकल डिटेल थी वो आप पढ़ चुके हैं। हमें क्या पढ़ना है, हमें ये देखना है कि इस स्टेमेन के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या चल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इस स्टेमेन के अंदर ही मेल गैमीट बनेंगे। तो हमें मेल गैमीट तक जाना है कि अंदर क्या क्या हो रहा है। तो जब आप इसको कट करेंगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो आपको वो मिलेगा जो इस चैप्टर का पहला वैलिड टॉपिक माना जाएगा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। और फिर उसमें आगे जो चेंजेस हो रहे हैं उन पे भी आएंगे, है ना। तो सबसे पहले अब क्या है, ये पहला हो गया कि स्टेमेन या माइक्रोस्पोरोफिल क्या है। अब इसके आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा हमारा बी। ए बी लिखा था मैंने, 1 2 लिखा था, ए बी लिखा हुआ है। सो सेकंड चीज क्या आ रही है, सेकंड हमारा आएगा यहाँ पे टीएस, आपको काटना है टीएस ऑफ एंथर। और जब आप टीएस ऑफ एंथर करेंगे तो मिलेगा क्या, स्ट्रक्चर मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजिया का, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो टीएस ऑफ एंथर से आपको ये डेटा मिल जाएगा, है ना। अब अगर आप इसको बनाओगे तो कट करके आएगा कैसे, कट करके कुछ ऐसे आएगा ये, है ना, इट विल बी लाइक दिस।
ऐसे ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनी है बुक में, एक डायग्राम रैंडमली मैंने बनाया है, इसको आप एक रफ डायग्राम मान के चलो कि ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। ये बाहर जा रहा है, आ गया पूरा, ठीक है, ऐसे आएगा। अब इस आपकी बुक में क्या है कि माइक्रोस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के डायग्राम बने, छोटा, बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा, ऐसे 4 डायग्राम बने हुए। आप एक डायग्राम कंसिडर कर लो जो मैच्योर वाला है। तो जब एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है तो उसमें होगा क्या, सेंटर में तो जाइलम फ्लोएम का पार्ट आएगा, ये तो हो गया वेस्कुलर सप्लाई, क्योंकि एंथर को जाइलम फ्लोएम की वजह से जो है वो न्यूट्रिशन मिलेगा, वाटर मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, लाइक दिस, है ना। एंथर बस्ट होता है तो बस्ट कहां से होगा, जहां से वो 2 चैम्बर जुड़े थे, एंथर लोब, वो दोनों हटते हैं और बीच में से जो है वो स्प्लिट कर जाएगा। जैसे ये डायग्राम था, तो इस डायग्राम में अगर मैंने ऐसे बनाया हुआ तो ये आधा हिस्सा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। तो जो भी ज्वाइनिंग होती है, जो एंथर लोब की ज्वाइनिंग होती है, एनाटॉमिकली क्या कहलाती है, यहाँ पे पैरेन्काइमा की सेल्स हैं, ये वो एरिया है जहां से एंथर बस्ट करने वाला है। तो जब एंथर यहां से बस्ट करेगा तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमियम। ये है क्या, ये लूजली अरेंज पैरेन्काइमा है। वैसे भी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एंथर में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, तो एक ही आंसर है, दैट इज पैरेन्काइमा। एंथर में आप कहीं से कहीं तक कुछ भी बनाओगे, पैरेन्काइमा ही आएगा। बस यहाँ खास बात है कि पैरेन्काइमा लूजली अरेंज है, तो एयर स्पेस ज्यादा है। अगर एंथर में वॉल्यूम बढ़ा, इंटरनली अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो एंथर फट जाएगा। फट जाएगा तो पॉलन जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो एंथर में स्टोमियम प्रेजेंट होगा, कहाँ, जहां पे एंथर, अभी हमारे इस डायग्राम के हिसाब से ये एक एंथर लोब है, ये एक एंथर लोब है। जबकि प्रीवियस डायग्राम के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो ये एक एंथर लोब है, ये यहाँ पे स्टोमियम यहाँ आएगा लंबाई में, लॉन्गिट्यूडनली, और इस डायग्राम में कहाँ आएगा, मैंने हॉरिजॉन्टली बना रखा है। तो ये याद रखिए कि जहां से एंथर फटता है, जहां से दोनों लोब अलग अलग होते हैं, जहां से डेहिसेंस होता है, वहां पे स्टोमियम प्रेजेंट होगा। अब ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये डाइथिकस है तो इंटरनली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। अब इसमें 2 चीजें आती हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में 2 चीजें आएंगी, एक आता है एंथर की वॉल और एक आता है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं किसी एक में बना रहा हूं, आप ऊपर वाला कंसिडर कर लो। तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल ये सबसे बाहर की लेयर है, ये सबसे बाहर की लेयर है, तो क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस। क्योंकि जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। सो दिस वन इज एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस का काम क्या होता है, एपिडर्मिस का काम हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव है। अगर आउटर मोस्ट और प्रोटेक्टिव है तो क्या होगा, प्रोटेक्शन ही देगी। तो ये एंथर की वॉल की सबसे बाहर की लेयर है ना। अब इसके अंदर एक दूसरी लेयर आएगी और उसकी खास बात है कि वो एंथर को फटने में हेल्प करती है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, मोटी मोटी है ऐसे। इन पे रेडियली अरेंज बैंड्स होते हैं, इन पे बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं। लाइक दिस, है ना। ये सेकंड लेयर कहलाती है, इसको नाम क्या दिया गया, इसको बोलते हैं एंडोथीशियम। अभी मैं डायग्राम बना देता हूं क्योंकि आपको पूरा क्लियर नहीं हो रहा इमेज, फिर हम डिस्क्रिप्शन बाद में देख लेंगे। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद बीच में आएंगी कुछ लेयर्स जो मैच्योरिटी के हिसाब से डीजेनरेट करती चली जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो डॉटेड लाइन से बना दे रहा हूँ। ये कई सारी लेयर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा वैसे वैसे ये टूटती जाती हैं, इनको बोलते हैं मिडिल लेयर। और ये 3 से लेके 7 तक हो सकती हैं, 3 लेयर टू 7 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सबसे अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, सबसे अंदर एक और सेल आती है, एक और लेयर आएगी, इस लेयर को टैपेटम बोला जाता है।
कुछ ऐसे इमेजिन कर लो, ये चौथी लेयर है, ये टैपिटम कहलाएगी। अब ये सब मिला के, ये जो चारों हैं इनको मिला के आप सिंगल टर्म में क्या लिखते हो? इन सबको मिला के सिंगल टर्म में लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड एंथर वॉल। ये क्या है? एंथर की वॉल है। और सेंटर में क्या आएगा? सेंटर में आएगा आपका यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ क्या आएगा? ये क्या है? ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो मतलब हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में दो पार्ट होते हैं। जब आप इसको डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे एनसीईआरटी से या केल्विन मॉड्यूल से पढ़ लीजिएगा, तो उसमें लिखा होगा ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज कॉल्ड एंथर वॉल, अनदर इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। अब बात करते हैं कि ये एंथर वॉल क्या है। तो एंथर वॉल मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, कई सारी लेयर का बना होगा, है ना? मेरे में भी 8 दिया, अच्छा ये तो पहले वाली थी, है। सो एंथर वॉल क्या है? मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब इस मल्टी लेयर्ड में क्या क्या है? सबसे पहले आएगा एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, दोनों एक एक लेयर की होती हैं। मिडिल लेयर कई सारी लेयर का बना होता है, और टैपिटम भी मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इन सबको मिला के, इन चारों लेयर्स को मिला के बोलते हैं एंथर वॉल। अब किसका क्या फंक्शन है ये देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं आपको। सबसे पहला हमारा क्या था? फर्स्ट हमारा था एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस एंथर में सबसे बाहर की है, तो ये आउटर मोस्ट हो गया। और आउटर मोस्ट है तो फंक्शन क्या होगा इसका? प्रोटेक्टिव। तो एपिडर्मिस कैसा है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक। दूसरी लेयर हमारी कौन सी थी? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की खास बात क्या है? एंडोथीशियम इसके अंदर आएगी, दिस इज इनर टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक है नीचे आएगी, सिंगल लेयर्ड है, अकेला है। खास बात क्या आती है? इसकी सेल्स बड़ी बड़ी हैं, लार्ज सेल्स हैं। और इन सेल्स के अंदर होता क्या है? विद हाइग्रोस्कोपिक बैंड, हाइग्रोस्कोपिक रेडियल बैंड्स। इसमें ये हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो वाटर को इम्बाइब कर सकता है, जो वाटर को सोख लेगा। इम्बाइबिशन ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं। जब वाटर को इम्बाइब करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? अंदर से स्पेस बढ़ना शुरू होगा। ये स्टोमियम लूजली अरेंज है तो ये ऐसे खुल जाएगा, यानी एंथर का डेहिसेंस हो जाएगा। सो जो कॉज ऑफ डेहिसेंस है, डेहिसेंस होने का जो रीजन है, वो रीजन किसके पास है? एंडोथीशियम के पास है। एंड प्लेस ऑफ डेहिसेंस अगर पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा? स्टोमियम। स्टोमियम इज द साइट ऑफ डेहिसेंस, एंडोथीशियम इज द कॉज ऑफ डेहिसेंस। तो डेहिसेंस का कॉज कौन बनता है? एंडोथीशियम बनती है ना। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर को फटने के लिए, एंथर को बस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? हाइग्रोस्कोपिक रेडियल बैंड्स ऑफ एंडोथीशियम। क्लियर? अब तीसरी हमारे पास क्या थी? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर तो ये आपने लिखा ही है, 3 to 7 इन नंबर है, तो यानी मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना। ये पैरेन्काइमा का ये भी है। यहां लिखने का पर्पस सिर्फ इसलिए है क्योंकि पैरेन्काइमा होने की वजह से ये फूड स्टोर करती है ना। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको देगा? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एंथर। जो एंथर डेवलप हो रहा है, जो एंथर धीरे धीरे साइज में बड़ा हो रहा है, इसको न्यूट्रिशन चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो कहाँ स्टोर होगा? वो मिडिल लेयर के पैरेन्काइमा के अंदर होता है। तो जो तीसरी, इसीलिए ये आपने जो बनाई है या मैच्योरिटी पे आप देखोगे तो जो मिडिल लेयर है वो टूटी हुई नजर आती है, बिकॉज जैसे जैसे सेल्स का फूड एग्जॉस्ट होता जाएगा वैसे वैसे मिडिल लेयर जो है वो डीजेनरेट करना शुरू कर देंगी।
यंग एंथर होगा तो आपको आराम से दिखाई देगा, लेयर्स दिखाई देंगी। मैच्योर एंथर होगा तो मिडिल लेयर जो है वो पीसेस में दिखाई देगी। ओवर मैच्योर हो जाएगा तो शायद खत्म ही हो गई हो, तो ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कंज्यूम हो रही है, इसका फूड खत्म होता जा रहा है, इसलिए ऐसा है। अब नीचे सबसे चौथे नंबर पे कौन सी लेयर आएगी? टैपिटम आएगी। टैपिटम एंथर वॉल में सबसे नीचे होती है, यानी इनर मोस्ट वॉल लेयर अगर आपसे पूछा जाए तो टैपिटम, आउटर मोस्ट वॉल लेयर आएगा तो एपिडर्मिस, इनर टू एपिडर्मिस आएगा तो एंडोथीशियम, अबव टैपिटम होगा तो क्या आएगा? मिडिल लेयर। सीक्वेंस में याद रखिएगा, है ना। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसमें टैपिटम। ये नेक्स्ट लेयर है, थोड़ा सा कट गया, कोई इश्यू नहीं है, टैपिटम लिखा हुआ बेटा, है ना। अब टैपिटम की खास बात क्या है? ये इनर मोस्ट वॉल लेयर है, सबसे अंदर। एंथर वॉल में सबसे नीचे होती है, मल्टी लेयर्ड है ना। ये हो गया। टैपिटम की खास बात ये होती है कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो पॉलीपोलाइड होती हैं। पॉलीपोलाइड होने का मतलब हैविंग मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे हमारे पास डिप्लॉइड है, हम वी हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। टैपिटम की सेल्स कैसी होती हैं? पॉलीपोलाइड होती हैं, तो मल्टी सेट्स, मैनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं। तो यहाँ खास बात क्या है कि जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? सेल्स पॉलीपोलाइड होती हैं, सेल्स आर पॉलीपोलाइड। ठीक है, सेल्स पॉलीपोलाइड्स होती हैं, ठीक, मल्टी न्यूक्लिएट आप कह सकते थे। अब टैपिटम में क्या खास बात है? टैपिटम 2 टाइप की होती है फंक्शनल बेस पे। एक कहलाता है अमीबॉइड, इसको आप बोलते हैं प्लाज्मोडियल टैपिटम, टी फॉर टैपिटम है। और एक कहलाएगा सिक्रीटरी, या इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर टैपिटम। अब अमीबॉइड या प्लाज्मोडियम टैपिटम कौन सी होती है? ये वो है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, बट न्यूट्रिशन किसको देगी? इस टैपिटम के नीचे आता है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिससे आगे जाके माइक्रोस्पोरो मदर सेल या माइक्रोस्पोर या पॉलन बनने वाला है। तो पॉलन को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वो ये वाला कहलाता है, अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल टैपिटम कहलाता है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन। जो पॉलन से डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अमीबॉइड या ग्लैंडुलर टैपिटम। व्हाट अबाउट दिस सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर क्या करेगा? आप नाम से देख रहे हो, ये सिक्रीशंस रिलीज करेगा, है ना। इट रिलीजेस सिक्रीशंस। अब इन सिक्रीशंस का काम क्या है? सिक्रीशंस तो रिलीज हो गए, बट ये सिक्रीशंस का काम क्या है? इन सिक्रीशंस के अलग अलग काम है। अब अलग अलग जगह अलग अलग सिक्रीशंस आएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि इस सिक्रीशंस में आपको कौन से कंसिडर करने हैं, तो फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट। अभी तो लिख लीजिए, बाद में आप इन सब के बारे में पढ़ोगे। पॉलन किट क्या होता है हम बाद में देखेंगे, बट पॉलन किट बनाना इसका काम है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन पॉलन की एक्साइन में प्रेजेंट होता है, इसको बनाना है। सिक्रीशंस ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? कंपैटिबिलिटी की प्रोटीन्स होती हैं। एटसेट्रा। तो ये 3 चीजें तो आप पढ़ोगे ही आगे। पॉलन किट क्या होता है? जो पॉलन एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, जहां पे एनिमल पॉलिनेशन है, जहां इंसेक्ट पॉलिनेशन है। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन की खास बात यह है कि जो पॉलन होते हैं उनके ऊपर एक ऑयली लेयर होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की बॉडी से पॉलन स्टिक कर जाएगा। तो वो ऑयली लेयर किसने बनाया? वो ऑयली लेयर कहां से आई? वो ग्लैंडुलर या टैपिटम से आई है। इसी तरीके से किसी भी पॉलन की एक्साइन के अंदर स्पोलोपोलिनर एक मटेरियल होता है, तो इस मटेरियल की सिंथेसिस में भी आपको इन सिक्रीशंस की जरूरत पड़ेगी।
अभी मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बोला कि एक टॉपिक आएगा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। कई बार होता ये कि पिस्टल मतलब कार्पेल, तो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन लैंड तो कर गया, बट लैंड करने के बाद भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, वो पॉलन ट्यूब नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? वन ऑफ द रीजन इज कि जो कंपैटिबिलिटी की प्रोटीन्स होती हैं वो नहीं बन पा रही। जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होनी चाहिए जिससे जर्म पोर वाइड होगा और पॉलन ट्यूब बाहर आएगा, वो एंजाइम्स नहीं बन पा रहे या वो रिलीज नहीं हो पा रहे। तो उन सब प्रॉपर्टी को कौन गवर्न करेगा? अगेन सिक्रीटरी टैपेटम करती है। तो सिक्रीटरी टैपेटम के भी रूल हमारे पास 3 तो हैं, जो आगे आपको 3 अलग अलग टॉपिक्स में कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो टैपेटम, अगर इन जनरल आपसे कहा जाए कि टैपेटम कैसी है तो आप ये वाला कर दोगे, क्योंकि सिंपल वे में अगर पूछा जाए कि टैपेटम क्या काम करती है तो वो डेवलपिंग पॉलन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, वो न्यूट्रिटिव टैपेटम कहलाएगा। तो जो ये अमीबॉइड वाली है इसी को आप क्या बोलते हो? इसे न्यूट्रिटिव भी बोल सकते हो। ये न्यूट्रिटिव टैपेटम भी कहलाएगी, है ना। तो ये चारों लेयर क्लियर हो गई, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। अब अंदर क्या है? अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड कर रहा है, यानी वो मेरिस्टेमेटिक है। जैसे पूरा एंथर पैरेन्काइमा का है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो हमने बनाया था, ये यहाँ पे सेल्स क्या होंगी? वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रही हैं, तो ये स्पोरोजिनस मास या टिश्यू कहलाता है। जब इसमें डिफरेंशिएशन होगा, जब इसका डिवीजन रुकेगा, तब इसमें से जो हर सेल है वो उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएगा। और फिर इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और आगे की बात आएगी। तो अगर हम स्पोरोजिनस टिश्यू के डिस्क्रिप्शन पे चलें, स्पोरोजिनस टिश्यू हमारा कैसा है? ये क्या है? सेंट्रल मास है, सबसे अंदर होता है, ग्रुप में या मास में प्रेजेंट है, ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। यहाँ पे सेल्स डिवाइड कर रही हैं। इसका एक मास बना हुआ है। जब इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आफ्टर डिफरेंशिएशन इस टिश्यू की हर एक सेल, ईच सेल बिहेव एज, क्या बिहेव करती है? उसका नाम क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये क्या है? 2n है, लाइक मियोसाइट। तो हमें क्या मिल जाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल मिल जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है, मान लीजिए आपने टीएस कट करके देखा तो कभी आपको स्पोरोजिनस टिश्यू मिला, आपने फिर कल फिर करके देखा, फिर आपको स्पोरोजिनस टिश्यू मिला, फिर आपने कल कट के देखा, पता चला उसमें अब सेल्स बन गई हैं, तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई। इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और फिर आगे की बात आएगी। तो अभी हमने टीएस ऑफ एंथर, जिससे माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर मिलेगा, वो डिस्कस किया। इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। सी, माइक्रोस्पोरो दिख रहा है ना? ठीक है, जिनेसिस, माइक्रोस्पोर का बनना। और माइक्रोस्पोर कहां से बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल हमारे पास है, ये 2n है डिप्लॉइड, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें जब आप मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन करोगे तो यहां से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। और दिखाई कैसे देंगे? चारों जुड़े होते हैं एज टेट्राड, 4 सेल एक साथ दिखाई देंगी एक बॉल के जैसा। तो अगर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने टेट्राहेड्रली अरेंज कर दिया, कुछ और भी देख सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ 4 इन्हीं माइक्रोस्पोर को और क्या बोलते हो? इन्हीं को आप पॉलन बोलते हो।
पॉलन ग्रीन। ऐसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल को और क्या बोलते हैं, इसी को आप बोलते हो पॉलन मदर सेल। तो एक पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर या पॉलन का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर फ्रॉम 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आपसे कहा जाए कि ये कहाँ हो रही है, तो ये स्टेमन के अंदर ही हो रही है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। तो आपको ये चारों पॉलन मिल गए। अब 1 से 4 सेल मियोसिस में बनती है, नथिंग स्पेशल। जैसे मियोसिस में आपने 1 to 4 पढ़ा होगा 11th वाले चैप्टर में, वैसा ही यहाँ पे हो जाएगा। नथिंग इज यूनिक अबाउट दैट। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो 4 माइक्रोस्पोर हैं ये चारों जुड़े रहते हैं कुछ टाइम के लिए, बाद में अलग होते हैं। तो इनको जोड़ के रखने के लिए क्या चाहिए, अगेन एक ऑयली सिक्रीशन चाहिए जो सिक्रीटरी टैपेटम देती है, उसको बोलते हैं कैलोज। तो कैलोज एक ऑयली सिक्रीशन है जो ग्लैंडुलर टैपेटम ने रिलीज किया। इसकी वजह से चारों माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े रहते हैं एज टेट्राड। टाइम के हिसाब से ये जो कैलोज है वो डिसॉल्व होता जाएगा, सूखता जाएगा और सारे माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाएंगे। तब जाके आप एक माइक्रोस्पोर या पॉलन का स्ट्रक्चर देख पाओगे। तो फिलहाल के लिए क्या है कि ऑल 4 माइक्रोस्पोर आर हेल्ड टुगेदर कैसे होगा, बाय कैलोज। ये कैलोज एक कंपाउंड है ना, जो सिक्रीटरी टैपेटम ने बनाया, ऑयली कंपाउंड होता है। तो कैलोज की वजह से ये चारों माइक्रोस्पोर जो है वो जुड़े रहते हैं, है ना। और जब कैलोज अलग हो जाएगा, जब कैलोज डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सारे माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाएंगे, है ना। आफ्टर डिसोल्यूशन of callose wall, microspores are separated. चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे और इसके बाद आप माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देख पाएंगे, है ना। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, हम ये पढ़ते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ये 2 टाइप की होती है ना। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले ये बोला कि मियोसिस है, कुछ यूनिक तो है नहीं, तो फिर ये 2 टाइप क्यों आ गए, होना मियोसिस ही है। मियोसिस में तो 1 से 4 सेल बनती है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो अगर ये 2n है तो ये माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, n होंगे, और 1 से 4 सेल बन गई। बट आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस जब होती है तो 2 स्टेप में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है और मियोसिस 2 में डीएनए का अमाउंट हाफ होता है, जो एस फेज में डबल किया गया था। तो पहले नंबर हाफ होगा और फिर डीएनए का अमाउंट हाफ होगा। किसी भी डिवीजन में आप कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस तो जानते ही हैं। तो मियोसिस में क्या है कि 2 बार कैरियोकाइनेसिस होती है और 2 बार साइटोकाइनेसिस होती है, पहले बार 1 में, दूसरी बार 2 में। इसी बेस पे कि ये जो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होने वाला इवेंट है ये होगा या नहीं होगा, तुरंत होगा या नहीं होगा, इसी बेस पे जो है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 2 टाइप की होती है। तो माइक्रोस्पोर कितने टाइप है, 2 टाइप्स की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ना। देखिए टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये कट गया, 2 टाइप्स लिखा है बेटा, लिख लीजिएगा। 2 टाइप की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। पहला टाइप कौन सा कहलाता है, पहला है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस टाइप। साइमल्टेनियस में खास बात क्या है कि मान लीजिए ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, या पीएमसी पॉलन मदर सेल, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले होगा कैरियोकाइनेसिस 1, के फॉर कैरियोकाइनेसिस, और रोमन में 1 लिखा हुआ है। तो कैरियोकाइनेसिस होगी तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। कैरियोकाइनेसिस 1 होगा, यानी जिस मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1 हुआ।
अब क्या होना चाहिए, साइटोकाइनेसिस 1 होना चाहिए, फिर कैरियोकाइनेसिस 2 होता और साइटोकाइनेसिस 2 होता। यहाँ क्या होना है कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, अब दूसरी कैरियोकाइनेसिस हो रही है। और कैरियोकाइनेसिस अगर दूसरी होगी तो क्या होगा, एक सेल में 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। भाई 1 से 2 बने, 2 से 4 बन गए, एक में नंबर हाफ हो गया, दूसरे में डीएनए हाफ हो गया। अब एक फाइनल साइटोकाइनेसिस हो जाएगी लास्ट में, एक ही बार होगी, 2 बार साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की एक फाइनल साइटोकाइनेसिस होती है। जब एक सेल में, मान लीजिए एक सेल एक बॉल के जैसा है, 360 डिग्री का वॉल्यूम है, इसमें 4 न्यूक्लियाई है और आपको साइटोप्लाज्म बराबर डिवाइड करना है, तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि आप जो वॉल बनाओगे वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाओगे। ये तो यहाँ जो टेट्राड बनेगा वो कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल टेट्राड बनेगा। 4 माइक्रोस्पोर कैसे अरेंज होंगे आपस में, टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, है ना। टेट्राहेड्रल जैसे मीथेन का डायग्राम बनाते हो, CCl4 का बनाते हो, वैसे यहाँ पॉलन को 4 ले लीजिए, कितने एंगल पे आएंगे आप जानते ही हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये माइक्रोस्पोर का टेट्राड बन जाएगा। और ये टेट्राड कौन सा है, शेप के हिसाब से कहलाता है टेट्राहेड्रल टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर का कौन सा टेट्राड बना, टेट्राहेड्रल टेट्राड बन गया, है ना। इस टाइप की होती कहां पे है, ये होती है डाइकॉट में, इट इज कॉमन इन डाइकॉट्स। तो डाइकॉट में खास बात ये है कि कैरियोकाइनेसिस 1 is followed by karyokinesis 2 and finally followed by a common cytokinesis, या ऐसे बोल दीजिए, both karyokinesis occur first followed by a final or common cytokinesis. In this case microsporogenesis will be simultaneous type। ठीक है, Yes, sir. सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कहलाता है सक्सेसिव टाइप, जहां पे कैरियोकाइनेसिस के बाद पहले साइटोकाइनेसिस होगी, उसके बाद फिर कैरियोकाइनेसिस होगी और फिर एक और साइटोकाइनेसिस होगी। अब 2 साइटोकाइनेसिस लेनी है, 2 कैरियोकाइनेसिस के बाद में लेनी है। सो नेक्स्ट सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है सक्सेसिव टाइप। सक्सेसिव मतलब एक साथ, 1 by 1, है ना, 1 आफ्टर अनदर है तो सक्सेसिव कहलाएगा। यहाँ क्या होगा, लाइक ये एक MMC है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। इसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस 1 हुआ तो ये 2 न्यूक्लियाई बन गए। फिर यहाँ पे अब साइटोकाइनेसिस 1 होगा तो यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगी ऐसे। अब ये 2 सेल जब बनेंगी तो ये मियोसिस 1 है, दिस इज कॉल्ड मियोसिस 1, जिसको आप रिडक्शन डिवीजन बोलते हो, है ना। मियोसिस 1 को क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। और मियोसिस 1 में क्या होता है, पहले नंबर हाफ होता है, तो अब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गया, 2 सेल एक साथ हैं तो इसको बोल देते हैं डायाड। ये क्या कहलाता है, डायाड कहलाता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कैरियोकाइनेसिस सेकंड होगी। कैरियोकाइनेसिस सेकंड होगी तो क्या होगा, एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, ऐसे स्टेज आ जाएगी। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस सेकंड होगी और यहां से ये बन जाएगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। यहाँ क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता, डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाता है ना। तो मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 आएगा, पूरी मियोसिस 1 एक साथ होगी, पूरी मियोसिस 2 एक साथ होगी। लेकिन यहाँ पे जब वॉल फॉर्मेशन होगा इस सेल में तो अलग अलग ऑप्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दें। अगर एक बीच में लाइन ड्रॉ कर देंगे तो टेट्राड ऐसा बनेगा, 1 2 3 4, है ना। अगर बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ डिवीजन आपने रखा तो ऐसा बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता था कि ऊपर वाले को भी आप ऐसे डिवाइड करते, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी आ सकती थी। ये भी 4 माइक्रोस्पोर हैं, ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं। एक ऐसे करो और एक ऐसे करो तो क्या बन जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी, है ना। और एक चौथी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जहां पे ये शेप आएगा। यहाँ पे जो एक सेल है वो बोर्ड के पीछे इमेजिन करो, एक को ऐसे डिवाइड किया गया तो एक सेल ये है, एक सेल ये है, और नीचे वाले को ऐसे डिवाइड किया गया तो एक इधर है और एक इधर है। तो सामने से 1 2 3 दिखाई देगी, चौथी इसके पीछे जाएगी।
तो ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है टेट्राड की। ये चारों ही टेट्राड्स कहलाते हैं, चारों ही माइक्रोस्पोर हैं, बस इनका अरेंजमेंट अलग अलग है। पहला वाला क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड आइसोबाइलेटरल। दूसरा वाला क्या कहलाता है? लीनियर। तीसरा वाला क्या कहलाता है? ये टी शेप है। और चौथा वाला क्या है? ये डिकासेट कहलाता है। ये चारों ही क्या है? ये चारों ही माइक्रोस्पोर के टेट्राड हैं। और इनको जोड़े रखने के लिए क्या होगा? कैलोज वॉल, जो ऑलरेडी आप जानते ही है ना। तो मियोसिस 2 में आपको इनमें से कुछ भी बन जाएगा। हालांकि सबसे कॉमन टाइप का कौन सा है? ये, दिस वन इज मोस्ट कॉमन। मतलब अगर कभी सक्सेसिव टाइप की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई तो चांसेस आर देयर कि माइक्रोस्पोर का टेट्राड आइसोबाइलेटरल वाला ही बनेगा, बट होने को बाकी 3 की भी पॉसिबिलिटी है। और ये मिलेगी कहाँ पे आपको सक्सेसिव वाली? दिस इज कॉमन इन मोनोकॉट्स। ये आपको कहाँ मिलता है? मोनोकॉट्स में। तो डाइकॉट के अंदर अगर साइमल्टेनियस है तो मोनोकॉट में कौन सी होती है? सक्सेसिव होती है ना। ठीक है। अब मान लीजिए कि माइक्रोस्पोर का टेट्राड बन गया, चाहे आइसोबाइलेटरल बने, चाहे लीनियर हो, डिकासेट हो, टी शेप हो, या पीछे जो आपने पढ़ा था टेट्राहेड्रल टेट्राड हो, कोई भी टेट्राड हो। किसी भी टेट्राड में चारों माइक्रोस्पोर को जोड़े रखने के लिए क्या है? कैलोज है। जैसे जैसे कैलोज डिसॉल्व होती जाएगी, ड्राई अप होती जाएगी, माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो जाएंगे। जब माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे तब आप माइक्रोस्पोर या पॉलन का स्ट्रक्चर देख पाएंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं चौथा पार्ट, यानी कि पॉलन हमें दिखाई कैसा देता है, माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर क्या निकल के आता है। सो नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। डी, ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन। एक माइक्रोस्पोर या पॉलन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये एक पॉलन है फॉर एग्जांपल। इसमें एक बाहर वाली वॉल होती है जो स्पाइनी होती है। तो ये बाहर वाली है, दिस इज कॉल्ड आउटर स्पाइनी। ये किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इसको नाम क्या दिया गया? इसे एक्साइन बोलते हैं। तो बाहर वाली माइक्रोस्पोर की लेयर क्या कहलाती है? एक्साइन कहलाती है। ऐसे ही अंदर क्या है हमारे पास? अंदर है इनर, ये स्मूथ है, पैक्टोसेल्यूलोजिक है, पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई है। इसको बोला जाता है इंटाइन। तो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन की 2 लेयर होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। फिर आता है वो एरिया जहां पे एक्साइन एब्सेंट है। ये एरिया ऐसा है जहां पे एक्साइन है ही नहीं, तो ये एरिया क्या कहलाता है? जर्म पोर बोलते हैं इसे। ये वो एरिया है जहां पे एक्साइन नहीं है, या आप ये कह लीजिए ये वो एरिया है जहां से पॉलन ट्यूब बाहर आएगी। जब पॉलन जर्मिनेट करेगा तो पॉलन ट्यूब एक्चुअली इंटाइन से बनती है, तो इंटाइन बाहर कब आ सकती है? उसी जगह से आएगी जहां एक्साइन नहीं होती। तो जर्म पोर क्या हो गया हमारा? दिस इज द एरिया वेयर एक्साइन एब्सेंट, या आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम वेयर pollen germinate and so pollen tube comes out। तो जहां से pollen tube बाहर आती है या जहां पे एक्साइन नहीं होती उस एरिया को क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं।
इसके अंदर आपको बहुत सारा साइटोप्लाज्म मिलेगा और एक न्यूक्लियस मिलेगा। तो बीइंग ए सेल, इसमें न्यूक्लियस है और इसमें ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में आपको रिजर्व फूड मटेरियल बहुत सारा मिलेगा, रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल होता है, रिजर्व बहुत सारा होता है। तो यह एक माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है। कैसे मिलेगा? जब कैलोस डिसॉल्व हो जाएगी तो आप पॉलन को देख सकते हो, है ना? हो गया? जी सर। यस सर। ठीक है। अब क्या है, पॉलन से रिलेटेड काफी कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो लेट्स हैव ए लुक क्या क्या पॉलन में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पॉलन के बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी हैं, हार्मफुल एस्पेक्ट भी हैं। पॉलन में पैलिनोलॉजी भी है, स्पोरोपोलिन के बारे में भी एनसीईआरटी में दिया है। तो एक एक करके चीजें देखते हैं। हेडिंग हमारा यही रहेगा, छोटा सा हेडिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो स्पोरोपोलिन की, कि वो स्पोरोपोलिन होता क्या है। पॉलन की स्टडी को हम पैलिनोलॉजी बोलते हैं। पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलन। पॉलेंस की स्टडी क्या कहलाती है? पैलिनोलॉजी कहलाती है। इसका यूज कहाँ पे? इसको एविडेंस की फॉर्म में यूज किया जाता है ड्यूरिंग एवोल्यूशन, है ना। इट इज यूज्ड इन एवोल्यूशनरी स्टडी। जैसे एवोल्यूशन में आपको पढ़ाया जाता है कि एवोल्यूशन में हमें क्या चाहिए? एविडेंसेस चाहिए। एविडेंसेस आपके बुक में जो एवोल्यूशन चैप्टर है उसके हिसाब से बात करेंगे तो एविडेंसेस फ्रॉम होमोलॉजी, एनालॉजी, वेस्टिजियल ऑर्गन, एम्ब्रियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी है। बहुत सारे एंगल है जिनको एवोल्यूशन में एविडेंस की फॉर्म में यूज करते हैं। वन ऑफ देम इज आल्सो कॉल्ड पैलिनोलॉजी। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जिम्नो और एंजियो जिनमें पॉलन बनते हैं, यहाँ पे क्या होगा? पॉलन की स्टडी को एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट कंसिडर किया जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब पॉलन में एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट क्या खास बात है? ये खास बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है इसमें वो आती है स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन की बात आती है कि भाई स्पोरोपोलिन क्या है? ये अर्थ का मोस्ट रेजिस्टेंस सब्सटेंस कहलाता है। अर्थ में जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल है वो क्या कहलाता है? स्पोरोपोलिन कहलाता है। ठीक है। सो स्पोरोपोलिन क्या हो गया? अर्थ मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस। ठीक है, लिखिए कि भाई क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि मोस्ट रेजिस्टेंस सब्सटेंस ऑन द अर्थ, है ना। ये है मोस्ट रेजिस्टेंस सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक नहीं लेना है। इतना ज्यादा रेजिस्टेंट है कि आप बुक से पढ़ेंगे तो नो एंजाइम इज नोन टू डिग्रेड स्पोरोपोलिन। कोई भी एंजाइम ऐसा डिस्कवर नहीं हुआ जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सकता हो, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हो। तो एवोल्यूशन में अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो भी ये डिकम्पोज नहीं होगा। कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सकता हो, और ये एसिड, एल्कली, टेम्परेचर सब टॉलरेट कर लेगा, है ना, कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी। हाई एसिडिटी का मतलब है लो पीएच।
हाई एल्कलिटी मतलब हाई पीएच। आप एसिड में डिप कर दो कुछ नहीं होगा, एल्कलाइन में डिप कर दो कुछ नहीं होगा, जला दो पौधे को तब भी उसके पॉलन ग्रेन बच जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी, हाई सबके लिए रेजिस्टेंट है। तो आप फिजिकल या केमिकल तरीके से तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्या बायोलॉजिकल तरीके से कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट। कोई एंजाइम ऐसा नहीं तक अभी नोन है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सकता हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस हम स्पोरोपोलिन को यूज कर लेते हैं किसमें? एवोल्यूशनरी स्टडी के अंदर यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना कि स्पोरोपोलिन क्या है। जैसे एक्साइन होती है ना, एक्साइन में अलग क्या होता है, लाइक ये पॉलन ग्रेन है, ये एक पॉलन है। अब फॉर एग्जांपल इस पे ये एक्साइन बनी हुई है ना। अब इस एक्साइन में खास बात क्या है कि इसमें स्पोरोपोलिन ऐसे भी हो सकता है, किसी में ऐसे हो सकता है, किसी में ऐसे हो सकता है ना, किसी में ऐसे हो सकता है। अब मैंने एक ही में बना दिया, आप अलग अलग प्लांट के पॉलन कंसिडर कर लो। अब आप सोचो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या होगा अगर मान लीजिए ये पॉलन फॉसिलाइज्ड हो जाए, तो अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और जो अंदर वाली इंटाइन है वो, और बाहर वाले एक्साइन में जहां जहां व्हाइट व्हाइट बना हुआ है, ये सारा बायोलॉजिकल मटेरियल है, टाइम के हिसाब से डिकम्पोज हो जाएगा। क्या छूट जाएगा, क्या डिकम्पोज नहीं होगा, दैट इज ऑफ येलो कंटेंट। जो मैंने येलो से ड्रॉ किया है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो स्पोरोपोलिन क्योंकि कभी डिग्रेड नहीं होता, तो स्पोरोपोलिन का जो डिपोजिशन पैटर्न होता है, किस तरीके से स्पोरोपोलिन डिपॉजिट हुआ, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसका डिजाइन एंड पैटर्न क्या है, इसी चीज को जो है वो पैलिनोलॉजी में यूज किया जाता है। तो स्पोरोपोलिन या एक्साइन के पैटर्न को हम पैलिनोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं फॉर द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। तो एक बात तो ये इंपॉर्टेंट हो गई कि एवोल्यूशनरी स्टडी तो ठीक है, बट उसमें क्या क्या यूज करोगे? पहली चीज ये है पैटर्न एंड डिजाइन, या आप कह सकते हो एक्साइन आर्किटेक्चर की। एक्साइन का जो पैटर्न या डिजाइन है जिसमें स्पोरोपोलिन का बेसिकली पैटर्न या डिजाइन होता है, ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्टडी या इंपॉर्टेंट टूल है पैलिनोलॉजी का। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या कंसिडर करते हो, तो इसमें बहुत कुछ चीजें आती हैं। जैसे पॉलन के अंदर जर्म पोर होते हैं, जर्म पोर का नंबर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ना। मोनोकॉट में जैसे एक ही जर्म पोर होता है, डाइकॉट में 3 जर्म पोर होते हैं, अगर आप ये भी बना सकते हो, है ना। तीसरा क्या आएगा? जर्म पोर है। अब मोनोकॉट में क्या होता है? मोनोकॉट में ऐसा जर्म पोर होता है। अगर आप माइक्रोस्कोप को यहाँ पे फोकस करोगे, माइक्रोस्कोप से पॉलन को देखोगे, तो ये 1 जर्म पोर है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 जर्म पोर हो। ये आपके 3 जर्म पोर हैं। तो नंबर ऑफ जर्म पोर भी इंपॉर्टेंट होता है, 1 बना लीजिए, 3 बना लीजिए, मतलब ये सब चीजें पैलिनोलॉजी में स्टडी की जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पैलिनोलॉजी को देखना है ना। अब कुछ पॉलन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हार्मफुल पॉलन कौन से हैं? और कुछ यूजफुल होते हैं। तो यूजफुल पॉलन क्या है ना, मतलब पॉलन के यूजफुल और हार्मफुल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले यूजफुल की बात कर लेते हैं। अगर यूजफुल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो अभी मैंने लिखा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर फूड मटेरियल या रिजर्व फूड बहुत सारा होता है ना। पॉलेंस आर वेरी रिच इन शुगर, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स एटसेट्रा। मतलब इनमें क्यों ऐसा है? क्योंकि आगे जाके इसी पॉलन से मेल गैमेटोफाइट बनेगा। मेल गैमेटोफाइट स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा। लैंड करने के बाद पॉलन जर्मिनेट करेगा, फिर उसमें मेल गैमीट बनेंगे, और फिर वो मेल गैमीट
फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचेंगे उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात आएगी। तो यानी कि मेल गैमीट को जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का इंतजाम नेचर ने किसको करके दे रखा है, पॉलन को। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 2 दिन लग सकते हैं, 12 दिन लग सकते हैं, 20 दिन हो सकते हैं, 20 महीने भी हो सकते हैं। तो मेल गैमीट को सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए क्या किया नेचर ने कि पॉलन में बहुत सारा शुगर, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब कुछ बहुत है। अब जब इतनी सारी न्यूट्रिटिव चीजें होंगी तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट चीज क्या बन जाएगी कि इसी चीज को यूज कर लेते हैं, पॉलन को यूज कर लिया जाता है। दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज पॉलन टैब्स एंड सिरप। पॉलन की टैबलेट्स बना दी गई या उनके सिरप बना दिए गए। और बुक में लिखा है दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड हॉर्सेस। रेसिंग के टाइम पे हॉर्सेस में या एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इन पॉलन टैबलेट्स एंड सिरप्स को लोग कंज्यूम करते हैं या एनिमल को दिया जाता है। एंड डोपिंग में ये चीज अलाउएबल है, जैसे एथलीट्स की परफॉर्मेंस तो स्टेरॉइड से भी इंक्रीज हो जाती है, बट स्टेरॉइड्स का अगर यूज करोगे तो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आ गए तो पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। बट अगर आप पॉलन टैबलेट्स को लेके या सिरप को लेके कुछ ऐसा करते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर लेते हैं, तो इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, ये सिंथेटिक नहीं है, इसीलिए इसको अलाउ कर दिया गया, तो डोपिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हनी इज ए काइंड ऑफ पॉलन सिरप। अगर कहा जाए कि व्हाट इज हनी, तो हनी क्या है? हनी एक तरीके का पॉलन सिरप है। हनी कभी खराब नहीं होता, अगर नेचुरल हनी है तो आप उसे सालों, 100 साल, 200 साल, 500 साल भी रख लोगे, नहीं खराब होगा। इतना ज्यादा शुगर है कि बैक्टीरिया, फंगी उसमें ग्रो ही नहीं कर सकते। हनी में मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, आप जानते ही हैं। सो हनी इज ए काइंड ऑफ पॉलन सिरप। ऐसे ही पॉलन की टैबलेट्स भी आती हैं। तो ये तो हो गया पॉलन का यूजफुल एस्पेक्ट, है ना। अब बात करते हैं कि भाई पॉलन में हार्मफुल चीजें क्या क्या हैं। आप चाहें तो पॉलन टैबलेट्स या सिरप का जो बॉक्स, ये पैराग्राफ दिया होगा, वो आप चाहो तो बुक से भी पढ़ सकते हो, है ना। अब आता है कि पॉलन हार्मफुल कैसे होते हैं। हार्मफुल के केस में क्या आता है, मैंने 2-3 चीजें आपको पढ़ाई हैं, उनमें से आप ध्यान कर लो। हार्मफुल एस्पेक्ट्स क्या क्या है। देयर आर द फ्यू प्लांट्स जिनके पॉलन क्या करते हैं, वो एलर्जी कॉज करते हैं, जो ये कहलाते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, या इनको आप बायो एलर्जेंस बोल सकते हो। बायोलॉजिकल है और एलर्जी कॉज कर रहे हैं, बायो एलर्जेंस। है ना, ये कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है, जैसे पार्थेनियम प्लांट है। पार्थेनियम याद होगा, कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम हिस्टोफोरस, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास कहलाती है। तो इसका पॉलन ग्रेन क्या है, ये स्किन एलर्जी कॉज करता है। वैसे तो नॉर्मल सड़क किनारे लगा होता है, बट इसके पॉलन अगर कांटेक्ट में आएंगे तो स्किन एलर्जी होगा। एलर्जी आपने पढ़ा होगा, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मान लीजिए मैं एलर्जिक हूं तो मुझे एलर्जी कॉज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैंने जिम्नोस्पर्म के टाइम पे आपको दूसरा एग्जाम्पल पढ़ाया था, पाइनस के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो हे फीवर कॉज करते हैं, दे कॉज पाइनस पॉलन कॉज हे फीवर। तो ये भी एक तरीके का एलर्जिक रिस्पॉन्स है। तो पाइनस के पॉलन भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। दो तो याद रख लीजिए, बिकॉज ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। जैसे आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ोगे तो उसमें दिया है एनी चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। बोलो बेटा। सर पार्थेनियम हिस्टोफोरस एक ही नाम है ना? हाँ, जीनस स्पीशीज। ओके सर। है ना। और पाइनस के जो पॉलन ग्रेन है वो भी हमारी बॉडी में जो है वो एलर्जी कॉज करते हैं। एयर में प्रेजेंट है तो आप इन्हें चाहो तो एरो एलर्जेंस बोल दो, जैसे बायो एलर्जन लिखा हुआ है, क्योंकि ये एयर में प्रेजेंट है तो क्या कहलाएंगे, एरो एलर्जेंस। एयर में प्रेजेंट है और एलर्जी कॉज करते हैं। तो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट कभी भी आएगा तो उसमें यूजुअली पॉलन या स्पोर कंसिडर किए जाते हैं। बैक्टीरिया, फंगी के स्पोर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें,
या प्लांट के पॉलेंस प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो ये सब बायो एलर्जेंस या बायो पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। और फिर ये हे फीवर, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ब्रोंकियल एफिलिएशन है, इन सब के लिए है ना, आपके लंग्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं और आपकी स्किन एलर्जी, ये सारी चीजें जो है वो इनसे हो सकती हैं। तो पॉलन हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल होते हैं। ये तो हमारा एंगल है। जहां तक प्लांट की बात है, प्लांट ने पॉलन इसलिए बनाया क्योंकि वो आगे जाके, अब पॉलन क्योंकि गैमेटोफाइट हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद बना, तो 2n वाला स्पोरोफाइट कहलाता है, n वाला गैमेटोफाइट। बैक टू प्लांट किंगडम, आपको शुरू में पढ़ा रखा है। तो पॉलन क्या हो गया, मेल गैमेटोफाइट की पहली स्टेज हो गया। अब इस मेल गैमेटोफाइट को हमें मैचुरेशन तक लेके जाना है कि मेल गैमेटोफाइट इस पॉलन से कैसे बनेगा। पॉलन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब 5वीं हेडिंग पे आते हैं, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। 5th ABCDE। सर हाँ, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, बोलो बेटा। सर यूबिक्यूटस बताना एक बार। यूबिक्विटस का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर, सर्वव्यापी, हर जगह पाया जाने वाला। जैसे बैक्टीरिया, फंगी है, माइक्रोब्स, या जैसे भगवान है अगर मानते हैं तो। ओके सर। सो 5th क्या आएगा हमारा, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल स्पोरोफाइट। मेल स्पोरोफाइट पॉलन से कैसे बनेगा, है ना। पॉलन पहली स्टेज है। अब इसके आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है ना। पॉलन कैसा था हमारा, ये पॉलन है ना, माइक्रोस्पोर, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब क्या होगा डेवलपमेंट के टाइम पे, इसमें सबसे पहले एक माइटोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होगी। जब पहली बार माइटोसिस होगा तो माइटोसिस में क्या होता है, 1 से 2 सेल बनती हैं, तो यहाँ 2 सेल बन जाएंगी, एक सेल छोटी और एक बड़ी, मेरे डायग्राम के हिसाब से। बाकी क्या याद रखना है वो अभी आपको बता देता हूं मैं, है ना। ये जो स्मॉल वाली है ये जेनरेटिव सेल है, और जो बड़ी वाली है वो वेजिटेटिव सेल है। ये बन गया 2 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट। है हैप्लॉइडी, बट ये 2 सेल का मेल गैमेटोफाइट है, जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। अब याद क्या रखना है डायग्राम पे, ऐसे नहीं याद रखना है डायग्राम को कि सर ने जर्म पोर की तरफ वेजिटेटिव सेल बनाई है और वेजिटेटिव बनाई है, ठीक है, और जेनरेटिव जर्म पोर से ऊपर बनाई, ऐसा कुछ नहीं है। जर्म पोर कहीं भी हो सकता है, जहां एक्साइन नहीं होगी वो जर्म पोर होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जर्म पोर के पास में ही वेजिटेटिव बनाना जरूरी हो, पहली चीज। दूसरा, बुक में एक लाइन लिखी है जो ऑलरेडी नीट का क्वेश्चन है 2016 का, कि जो जेनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। आप जब इस स्ट्रक्चर को नेचर में देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, जैसे आपने मार्केट में कभी देखा हो कि एक बड़े से बैलून के अंदर एक छोटा बैलून है। अब आप बड़े वाले बैलून को शेक करो तो छोटा वाला बैलून कहीं भी घूम सकता है। वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। ये डायग्रामेटिकली तो ऐसे ही दिखाया जाएगा, लेकिन होता एक्चुअली कैसा है कि जो वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक छोटी सी जेनरेटिव सेल होती है जो फ्लोट करती रहती है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कुछ फिक्स नहीं है, याद ये रखना है, वेजिटेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ, जेनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, 2 सेल्ड स्टेज गैमेटोफाइट बोला जाता है। अब यहाँ पे कुछ डिसाइडिंग चीज है, यहां तक का जो भी काम हो रहा है ये सब कहाँ हो रहा है, अभी भी ये माइक्रोस्पोरेंजियम यानी स्टेमेन के अंदर ही हो रहा है। अभी स्टेमेन फटा नहीं है, अभी कोई पॉलिनेशन नहीं हुआ। तो यहां तक का जितना इवेंट है वो कहाँ हो रहा है, वो सब माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन के अंदर हो रहा है। अब क्या होगा, अब हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है कि इस सेल पे इस स्टेज पे पॉलिनेशन हो जाता है, एंथर फट जाएगा और ये जो 2 सेल्ड वाला पॉलन है ये बाहर निकल के आ जाएगा और फिर पॉलिनेशन होगा, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या है, 3 पॉसिबिलिटी है।
है ना। यहां से अगर हम जाएंगे सो वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज, है ना। क्या क्या केस है? ये ए बी सी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहला केस आते हैं स्मॉल ए। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि पॉलिनेशन अकर्स, पॉलिनेशन हो जाएगा एट 2 सेल्ड स्टेज। ऐसा कहां मिलेगा? इन 60% एंजियोस्पर्म, जैसे आपकी बुक में लिखा है मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो यानी मैक्सिमम एंजियोस्पर्म के अंदर 2 सेल का जब ये मेल गैमेटोफाइट होगा तभी माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आ जाएगा। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। स्टिग्मा तक पहुंचाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एंथर फट गया और आप सोचेंगे पॉलिनेशन हो गया। एंथर का फटना डेहिसेंस कहलाता है, और पॉलिनेशन और डेहिसेंस 2 अलग अलग बातें हैं। डेहिसेंस का मतलब है एंथर फट गया, पॉलन रिलीज हो गए, लेकिन पॉलिनेशन का मतलब है रिलीज होने के बाद वो अपनी प्रॉपर स्टिग्मा पे लैंड भी करेंगे, स्टिग्मा तक उन्हें पहुंचाया भी जाएगा, जिसे आप बोलते हैं सक्सेसफुल पॉलिनेशन। सक्सेसफुल पॉलिनेशन का मतलब है कि जिस स्टिग्मा पे पॉलन को जाना चाहिए था वो वहां पे गया। आफ्टर दैट उसका जर्मिनेशन पहले होता है, तो पॉलन जब जर्मिनेट करेगा तो पॉलन ट्यूब बनेगी, उसके बाद मेल गैमीट बनते हैं, है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ द केस में क्या हो रहा है कि पॉलिनेशन 2 सेल पे हुआ, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगा सक्सेसफुल पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन कहां होता है? ऑन स्टिग्मा। इसका मतलब अगर हम डायग्रामेटिकली इसको दिखाएं तो क्या हुआ? ये हमारा स्टिग्मा है फॉर एग्जांपल, तो इस स्टिग्मा पे आपको क्या मिलेगा? इस पे ये पॉलन आ गया, लैंड कर गया, ये 2 सेल्ड स्टेज का पॉलन है, ऐसे होगा। तो ये पॉलन का सक्सेसफुल लैंडिंग हो गया। अब क्या होगा? अब ये पॉलन जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा तो पॉलन ट्यूब पहले बनेगी, ये एक्साइन है, ये आपका स्टिग्मा एज यूजुअल। तो स्टिग्मा पे पहले जर्मिनेट करेगा, तो जर्मिनेट करने के बाद ये क्या आएगा? ये पॉलन ट्यूब बनेगा, है ना। तो इसके बाद ये हो गया। अब क्या होगा? अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होगा? जो जेनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगी, और जेनरेटिव सेल केवल डिवाइड करेगी, वेजिटेटिव नहीं करेगी। जब जेनरेटिव सेल डिवाइड कर लेगी तो उससे 2 सेल बन जाएंगी जो मेल गैमीट कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? जेनरेटिव सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स। वेजिटेटिव सेल नहीं डिवाइड कर रही है। कौन डिवाइड कर रहा है? केवल जेनरेटिव सेल डिवाइड कर रही है। अगर जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगी तो मान लीजिए ये स्टिग्मा है, अब इस स्टिग्मा पे यहाँ पे पॉलन आ गया, तो पॉलन में ये जर्म ट्यूब बन गई, ये एक्साइन हो गई। अब यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है और ये दोनों मेल गैमीट है, तो ये क्या कहलाएगा? ये ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है। ट्यूब न्यूक्लियस कौन सा होता है? जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है उसको हम अब क्या बोलते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके पीछे क्या होते हैं? 2 मेल गैमीट होते हैं। ये ट्यूब न्यूक्लियस क्या है? दिस इज न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। इसके अलावा इसमें क्या आएगा? इसके अलावा इसमें यहाँ पे पॉलन का कंटेंट आएगा, पॉलन जो साइटोप्लाज्म होगा वो सब आएगा। इसको बोला जाता है ट्यूब कंटेंट। और ये ट्यूब कंटेंट क्या है? ये है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अभी था ना यहाँ पे कि वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल फ्लोट कर रही है, तैर रही है। अब जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना दिए, तो यानी वेजिटेटिव सेल के अंदर 2 मेल गैमीट तैर रहे होंगे। अब पॉलन ट्यूब क्योंकि नीचे आ गई है, तो वेजिटेटिव सेल का जितना भी सेलुलर कंपोनेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, वो सारा नीचे आ जाएगा।
तो जब नीचे आ जाएगा तो अब उसका सेल वाला स्टेटस खत्म हो गया, अब वो ट्यूब के अंदर आ गया है तो नाम बदल दिए गए। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बन गया ट्यूब न्यूक्लियस, और वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म बन गया ट्यूब कंटेंट, और इसमें 2 मेल गैमीट फ्लोट करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये आपका बनता है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, जो 3 सेल का होगा, 2 मेल गैमीट और बाकी जो भी रिमेनिंग कंटेंट होगा वो वेजिटेटिव सेल के बराबर कंसिडर किया जाता है। सो दिस विल बी द 3 सेल्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना। ये आपका क्या बन गया, ये आपका आ गया 3 सेल्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। और ये भी आपने क्या कंसिडर किया, मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंदर, क्योंकि हमने पहला केस यही लिखा है कि इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म क्या होगा, 2 सेल की स्टेज पे पॉलिनेशन हो जाएगा, फिर पॉलन लैंड करके स्टिग्मा पे जाएगा, वहां सक्सेसफुली पॉलन जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब इंटाइन से बनेगी, जर्मपोर से बाहर आएगी, इन आफ्टर दैट उस पॉलन ट्यूब में जेनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाएगी, और फाइनल फिगर आपका ये बन के आएगा। दिस इज द फर्स्ट केस जो मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में है। तो यहाँ से आंसर अलग अलग आएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन कब होता है, तो 2 सेल्ड स्टेज पे, और एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट मैच्योरिटी पे कितना होता है, तो 3 सेल का होता है। पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज पे हुआ, मैच्योरेशन 3 सेल स्टेज पे हुआ, है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर ट्यूब न्यूक्लियस के आगे आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? उसमें लिखा है न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसी को ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, और वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो ट्यूब कंटेंट कहलाता है। सर पोलन सर बनने के बाद दोबारा बताना एक बार। पॉलन से बनने के बाद, पॉलिनेशन के बाद, पोलन ट्यूब बनने के बाद। पॉलन ट्यूब बन गया, यहां से जर्मपोर से इंटाइन बाहर आ गई तो ये ट्यूब बन गया। अब इस ट्यूब के अंदर 2 चीजें हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। तो ट्यूब के अंदर क्या है, आपको एक वेजिटेटिव सेल का स्टेटस मिलेगा। अब वेजिटेटिव सेल का स्टेटस खत्म हो गया, उसको नाम दे दिया गया ट्यूब कंटेंट एंड ट्यूब न्यूक्लियस। और जो जनरेटिव सेल थी वो यहाँ पे लिखा है कि जिसमें जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना देगी। तो जनरेटिव सेल की जगह 2 गैमीट बन जाएंगे मेल, और बाकी जो एक बचा रह जाएगा वो ट्यूब न्यूक्लियस होगा। तीनों को मिला के आप 3 सेल का मैच्योर मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में, मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में कंसिडर कर लेते हो, है ना। सर जनरेटिव सेल की प्लॉइडी 2n होगी? नहीं बेटा, एन होगी, सारा कुछ एन ही तो है। मियोसिस होने के बाद जब तक आप फ्यूजन नहीं कराओगे 2n कैसे आएगा। तो पॉलन आप माइक्रोस्पोर आपका n है, फिर 2 सेल्ड स्टेज होगा तो माइटोसिस हुई है तो n, यहां भी ये डिवाइड करेगा तो कैसे करेगा, आप ये लिख लो, जनरेटिव सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म 2 मेल गैमीट। दोबारा माइटोसिस ही हुई है। अब 1 से 2 सेल बनी थी और 2 में से केवल 1 सेल ने माइटोसिस की, तो यानी टोटल 3 सेल हो गई, तो 3 सेल का मेल गैमेटोफाइट बन गया। मियोसिस तो हो चुकी है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप पढ़ चुके हैं। अब आपको ये पढ़ना है कि फ्यूजन अभी हो नहीं रहा, फ्यूजन होगा तो जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट तो अभी बहुत दूर है। अभी तो आप केवल मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट तक जा रहे हैं। बस हमने ये मान लिया कि यहाँ पॉलिनेशन हो गया, हालांकि पॉलिनेशन भी अपने आप में एक टॉपिक है, बट फिलहाल हमने ये मान लिया कि पॉलिनेशन हो गया, सक्सेसफुल हो गया, और उसके बाद जर्मिनेशन भी हो गया, ट्यूब बन गई, डिवीजन हो गया, मैच्योरिटी पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अब बाकी के 40% केस में क्या होगा, चलो मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म 60% एंजियोस्पर्म में ये हो गया। यहाँ पे हमने लिखा ना कि 2 सेल्ड स्टेज तो सब में बनती है, ये वाली स्टेज में कोई चेंज नहीं है। इसके बाद ये 3 ऑप्शन है ए बी सी। तो पहला आपने पढ़ लिया ए, दैट इज इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म, जहां पहले पॉलिनेशन हुआ और बाद में जेनरेटिव सेल ने डिवाइड किया। रिमेनिंग 40% केस में क्या होगा, बी, इन रेस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। बाकी के एंजियोस्पर्म में क्या होता है, यानी कि 40% एंजियोस्पर्म में क्या होगा। अब 40% में क्या होता है, डिवीजन पहले होता है, पॉलिनेशन और जर्मिनेशन बाद में होता है। यहां पे क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये 2 सेल्ड वाला है,
ये टू सेल्ड स्टेज था, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, और ये एक्साइन है ना। ये मान लीजिए हमने माना कि ये जनरेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल है, ये टू सेल्ड स्टेज है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होगा अभी। अभी पहले क्या होगा, डिवीजन पहले कर दो। डिवीजन पहले करोगे तो किसमें करोगे, अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड माइटोसिस होगी, माइटोटिक डिवीजन। ये किसमें होगा, ओनली इन जनरेटिव सेल। और इससे बनेगा क्या, टू फॉर्म टू मेल गैमीट्स। तो यहां गैमीट्स पहले बन जाएंगे। गैमीट्स पहले बन गए तो यानी कि ये हो गई वेजिटेटिव सेल, और इसमें आपको ये दो मेल गैमीट नजर आ रहे हैं। ये वेजिटेटिव सेल है, ये आपका एक्साइन इन टाइम जो भी है, वॉट एवर एल्स, दीज आर टू मेल गैमीट्स। एंड दिस इज वन वेजिटेटिव सेल एज यूजुअल। तो ये बन गया थ्री सेल्ड स्टेज, यानी कि डिवीजन पहले हो गया, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही हुआ है। जब तक पॉलिनेशन नहीं हो रहा तब तक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ पॉलिनेशन अकर्स। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पॉलिनेशन करना है, सक्सेसफुल पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन। तो जब सक्सेसफुल पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन होगा तो क्या होगा, ये आपका स्टिग्मा हो गया, और यहाँ पे आप पॉलन जो है वो जर्मिनेट कराओगे। अब जब आप पॉलन को जर्मिनेट कराओगे तो ऑलरेडी तीन सेल बनी हुई है, वो सीधे सीधे इसके अंदर ही आ जाएंगी। फाइनल रिजल्ट तो वही आया, ये आपके दो मेल गैमीट हो गए, और एक आपका जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस हो गया, है ना। बीच में आपने जो यहाँ पे ट्यूब कंटेंट बनाया था वो सब हो गया। ये आपका बन गया थ्री सेल्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। उफ, क्या लिख दिया मैंने, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब बनेगा तो थ्री सेल का ही, बस ध्यान ये रखना है आपको, मैंने डायग्रामेटिकली इसीलिए दिखाया आपको। ध्यान ये रखना है कि डिवीजन पहले हुआ, दूसरा माइटोसिस पहले हुआ और पॉलिनेशन बाद में, या पॉलिनेशन पहले हुआ और पॉलन ट्यूब बनने के बाद दूसरा माइटोटिक डिवीजन हुआ। तो मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्या आता है कि पहले पॉलिनेशन होता है, बाद में सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है। और दो सेल स्टेज पे पॉलिनेशन हुआ तो मैचुरेशन तीन सेल का हो गया। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म है, इसमें डिवीजन पहले हो जाएगा, तीन सेल की स्टेज पहले ही बन जाएगी, बाद में पॉलिनेशन होगा। हालांकि मैचुरेशन यहाँ भी तीन सेल का ही है, तो मैचुरेशन का तो कोई डाउट ही नहीं है, मैचुरेशन तो तीन सेल स्टेज का ही आएगा। कि मेल गैमेटोफाइट कितने सेल का होता है, तो एक ही आंसर है, तीन सेल स्टेज होती है। लेकिन अगर ये आए कि पॉलिनेशन कब होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में टू सेल्ड पे और रेस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में थ्री सेल स्टेज पे। सर ट्यूब कंटेंट क्या क्या है? ट्यूब कंटेंट में सारा साइटोप्लाज्म और उसमें जो भी चीजें होंगी, वेजिटेटिव सेल का जो भी एरिया होगा अदर देन न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का जो भी पार्ट होगा वो सब ट्यूब कंटेंट कहलाता है। सर ये ट्यूब न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का ही न्यूक्लियस है ना? हाँ, ट्यूब न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। सर ओनली इन जनरेटिव सेल के ऊपर के लिखा है माइटोटिक डिवीजन। हाँ, सेकंड माइटोटिक डिवीजन।
दो माइटोसिस चाहिए, एक तो पहली थी जिसमें पॉलन से आपने जेनरेटिव और वेजिटेटिव बनाया, और दूसरी माइटोसिस केवल जेनरेटिव सेल में है जिससे दो मेल गैमीट बनाए। यानी पॉलन से और मेल गैमेटोफाइट बनने तक आपने क्या किया, दो माइटोसिस की। ऐसे ही मान लीजिए आपसे कहा जाए कि पॉलन मदर सेल से अगर आप मेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं तो क्या हुआ होगा, एक मियोसिस और दो माइटोसिस, क्योंकि पॉलन मदर सेल से पॉलन बनाने के लिए मियोसिस और फिर पॉलन से मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए दो माइटोसिस। तो टोटल आपका 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस हो गया। जैसे पूछा जाए वैसा आंसर कर लीजिए। सर एक बारी पीछे वाली स्लाइड करना। पीछे वाली स्लाइड ये है। सर इसमें ट्यूब कंटेंट साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल लिखा है। हाँ सेम, दोनों जगह सेम है। ट्यूब कंटेंट का मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ट्यूब न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। मेल गैमीट दोनों जगह दो ही दो बनेंगे। और आप अगर नोटिस कर रहे हैं तो ये भी देख सकते हैं कि ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो हमेशा टिप पे होता है, मेल गैमीट उसके पीछे होते हैं। वो फिक्स है कि हमेशा ट्यूब न्यूक्लियस टिप पे आएगा और मेल गैमीट पीछे होते हैं। हो गया। यस सर। अब एक तीसरा केस भी है। तीसरा केस वैसे तो एनसीईआरटी में यहाँ नहीं दिया, बट अगेन बैक टू जिम्नोस्पर्म, क्योंकि आपका चैप्टर जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन